हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक परीक्षा के जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपके प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें आपके अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म को प्रारंभ कर दिया है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर इनको कैसे अपलोड करना है, तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको समझ लेना है, इसके बाद अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो देखते हैं आज की पूरी यहाँ पर जानकारी को। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके जो यहाँ पर पोस्ट दिख रही हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर, तो इसके नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट के फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए पहले किसी एक पोस्ट का हम आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देते हैं, और बाकी कोई भी पोस्ट के कोई भी विषय का आप फॉर्म अप्लाई करें प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने जैसे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है भूगोल यानी ज्योग्राफी, इसका हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप जिस विषय के लिए अप्लाई करेंगे और उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर एग्जाम की डेट देख सकते हैं, आपकी एग्जाम कब होगा। यहाँ पर बाकी इसकी ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर रहेगा। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन को एक बार आपको चेक कर लेना पोस्ट के अनुसार क्या रहेगी, तो इसमें आपको हम दिखा देते एक बार शॉर्ट में। तो यह रहा आपका टोटल पोस्ट, आपकी 74 पोस्ट आपके निकाले गए हैं भूगोल विषय की, जिसमें आपके यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में आपकी पोस्ट को डिवाइड कर दिया है। द्वितीय श्रेणी की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसमें युक्त एंट्री पे आपका 57,700 यानी लेवल 10 के तहत पेश कर रहेगा। इसमें आपके पास देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कला, वाणिज्य, माने की, विधि, समाज विज्ञान, इनमें से यहाँ पर आप देखिए भाषाओं विधाओं की किसी भारतीय विश्वविद्यालय से, सिंपल बात आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो UGC नेट हो, या आपका जो संबंधित विषय में UGC नेट हो, या आपके पास जो सेट होता है ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी इसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, और इसकी अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपका प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। बाकी मिनिमम एज आपकी 21 साल रहेगी, और अधिकतम आपकी 40 साल रहेगी, और जो आपकी एज रिलैक्सेशन है ये आपकी कैटेगरी वाइज आपकी अलग से रहेगी। और किसी भी वर्ग की यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भर लिया जाएगा। तो इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप बाकी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य सब्जेक्ट का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, और लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। तो आप अपने ब्राउजर में टाइप करना है MPPSC इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो पहली लिंक आपको दिख रही है MPPSC की, इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका पेज यहाँ पर पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है नीचे की ओर, तो यहाँ पर चले आइए। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर आप नीचे की ओर आइए, यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए आप। तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो जैसे इस पर आएंगे तो आपका इस प्रकार का पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर अभी आपकी लिंक शो नहीं हो रही, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो पेरेंट एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है इस पर ही आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तरीका ध्यान से समझ लीजिए आप। तो जैसे पेरेंट पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार की लिंक पर आपको देख सकते हैं रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर देखिए पोस्ट आपको दिख रही है, संस्कृत की दिख रही है, भूगोल की दिख रही है। यहाँ पर पोस्ट आपकी विषय आपका मनोविज्ञान यानी आपका जो साइकोलॉजी है, इसके साथ आपको विधि यानी जो लॉ है, और आपका भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी है, और आपका युगक विज्ञान यानी युगक विज्ञान इस प्रकार का। तो अभी इतने ही सब्जेक्ट के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, तो हम आपको किसी एक सब्जेक्ट का फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। बाकी कोई भी विषय के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके सामने जो अप्लाई की लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म की लिंक ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो डेमो पर्पस के लिए हम यहाँ पर भूगोल विषय का फॉर्म को अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बोलेंगे यदि जिस भी विषय का, तो उसका भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन कम से कम 10 कैंडिडेट कमेंट करेंगे तो यहाँ पर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसमें भी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप सभी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो चेकबॉक्स दिया है टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको आप यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कीजिए इस प्रकार से। अब आपको जो विज्ञापन दिख रहा है ब्लू कलर का इस वाला, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेगा। देख सकते हैं इस प्रकार से आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पर क्लिक करना है तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। पहली वाली इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इतनी लिंक पर क्लिक कीजिए आप पहले इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा इस प्रकार का। हम पहले इसकी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका शुद्धि पत्र 1, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक शुद्धि पत्र यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा।
इसका तीसरा शुद्धि पत्र भी दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, आपको एक लिंक और दिख रहा है यहाँ पर, तो इस पर भी आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पर एक डाउनलोड हो जाएगा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या रहेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये, इसका भी लिंक है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है 25 मई से लेकर 26 जून तक, और यहाँ पर त्रुटि सुधार रहेगा, तो इस प्रकार का ये आपकी डेट रहेगी। इन तीनों पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे को आना है। अब आपको जो आई एक्सेप्ट दिख रहा है, इसे आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है, तो फॉर्म आपका यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो चुका है। आप थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। विषय का नाम देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी यानी भूगोल। यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर उपाधि का नाम, तो यहाँ पर आपको जियोग्राफी सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में अनुग्रहांक यानी ग्रेस मार्क के साथ उत्तीर्ण है, यदि आप ग्रेस के साथ पास हैं, आपको ग्रेस लगा है, तो इस प्रकार से यस करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपके पास आपको ग्रेस नहीं लगा, आप डायरेक्ट पास हुई है फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। ये जो ग्रेस वाले अभ्यर्थी वो यस करेंगे, जिसमें ग्रेस नहीं लगा है वो नो पर क्लिक करेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पर नोट करके बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों में या सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, वो किसी एक मुख्य विषय के रूप में रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मल्टीपल विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण, इसको भी आपको ध्यान से फिल करना है, नहीं तब गड़बड़ कर देंगे। तो पहले इसकी जो क्राइटेरिया है उसको समझ लीजिए। तो क्या अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के किसी शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों या पद के विरुद्ध अपने सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य अतिथि विद्वान यानी गेस्ट के रूप में किया है, एवं किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे, तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय की सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है। तो आपने जिस सब्जेक्ट से वहाँ पर पढ़ाया है और उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यस करेंगे। और यदि आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर आप क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं आवेदक को अतिथि विद्वान को प्राप्त होने वाला लाभ देय नहीं होगा। तो आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर आपने गेस्ट के रूप में नहीं पढ़ाया है, तो आपका जो गेस्ट वाला लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। और इसके संबंध में जो विस्तृत नोटिफिकेशन उसमें आप पढ़ सकते हैं टर्म एंड कंडीशन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, आपको जो डायरेक्ट एग्जाम है वो आपका यहाँ पर रहेगा। लेकिन यदि आपने किया है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अब इसका एक ऑप्शन आपको यहाँ पर और देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कि आप शासकीय महाविद्यालय में जो जन भागीदारी समिति के माध्यम से जो स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वान हैं, तो यदि आप हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से। और यदि नहीं है तो देख सकते हैं अतिथि विद्वान को प्राप्त होने वाला लाभ दे नहीं होगा, तो आपके थे तो यस नहीं, इस पर आप नो पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन और यहाँ पर है, यदि आपने किया यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ पर हाँ, तो अग्रणी प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर गणना पत्रक के आधार पर प्राप्त आयु सीमा में छूट का उल्लेख आपको वर्ष में करना है। और यहाँ पर देखिए जो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जो अभ्य प्रमाण पत्र अनुभव के अधिभार की गणना पत्रक की संलग्न प्रति जो को यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में 200 की विधा को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो आपने ऐसा कुछ किया है तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। यदि आपका डायमेंशन अपलोड नहीं हो रहा है तो वीडियो के साथ बने रहिए। आगे जो आपकी इमेज है उसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसका आपको आगे हम फॉर्मेट दिखाएंगे तो उसको देख पाएंगे। तो देखिए आपके पास इनमें से है तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नो पर क्लिक कर देते हैं। सिर्फ आपका जो अतिथि विद्वान वाला लाभ है ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी जो आपका डायरेक्ट एग्जाम है वो तो आपको रहेगा ही। इसका देखिए नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवरण, हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित नाम ही दर्ज करें। तो अब यहाँ पर पर्सनल जानकारी जो फिल कर रहे हैं 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट उसके बेसिस पर फिल करना है, ना तो आपको आईडी प्रूफ, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, उसके बेसिस पर आपको नहीं करना है। तो आप अपना यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी नाम है अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में तो यहाँ पर अपना मिडिल नेम फिल कीजिए। यदि मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखा तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। जिसमें रेड कलर का स्टार देखेंगे आप वो ऑप्शन फिल करना आवश्यक रहेगा। आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट में सरनेम या लास्ट नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल या फीमेल, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपकी अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। आपको अपना ईयर को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से आपका डेट का, तो अपना मंथ को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम फिल करेंगे। और कैपिटल लेटर में सभी जानकारी फिल करना है, यानी जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं उसमें आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम, तो अपनी माता जी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि आप विवाहित हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पति पत्नी का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट जीवित बच्चों की संख्या, आपके बच्चे कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या 0 है तो इस प्रकार से 0 सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप विवाहित नहीं हैं, आप अनमेरिड हैं तो नो पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं, आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो सेट है या नेट क्लियर होना चाहिए उसी विषय में।
तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। और यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी तो इस प्रकार से यस करेंगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप यूआर से हैं या एससी से हैं। अब जैसे एससी सेलेक्ट करते हैं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, उसमें आपका जो जाति का नाम है वो जाति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसी प्रकार से एसटी वाले अभ्यर्थी और इसी प्रकार से ओबीसी वाले अभ्यर्थी। अब ओबीसी अभ्यर्थी में यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो आपकी पात्रता की जो श्रेणी है यहाँ पर आपकी ओबीसी यहाँ से देख सकते हो आ जाएगी। अब इसका देखिए इससे आपका भी अपना नाम, कास्ट का नाम आपको फिल करना है। ध्यान से दीजिए, आपका नाम फिल नहीं करना है, पर जाति का नाम, आपकी जो कास्ट है वो नाम आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, जो आप जाति प्रमाण पत्र है, जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी, जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना है डिजिटल वाला मध्य प्रदेश सरकार का, तो जो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम, तो इस प्रकार से एसडीओ फिल कर सकती हैं। या आपका फुल फॉर्म भी लिखा होगा तब इस प्रकार से आप सब डिविजनल, इस प्रकार से भी आपको लिखा होगा डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू, इस प्रकार की भी आपको लिखा मिल सकता है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख कर सकती हैं। या आप सिंपल आप शॉर्ट में इस प्रकार से एसडीओ भी लिख सकती, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस जिले से आपने बनवाया है, तो आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपना जिले को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, अब आपका जो डिजिटल वाला सर्टिफिकेट नंबर है, इस प्रकार से आपका आरएस करके इस प्रकार से पूरा आपको नंबर फिल करना है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है किस दिनांक को जारी हुआ था, इशू हुआ था, तो इशू की डेट भी आप इस प्रकार से देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको इस साइड में आपको लिखी मिल जाएगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण, यानी डिसेबिलिटी की डिटेल्स। तो अभ्यर्थी क्या 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, यदि हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे। अब जैसे यस करते हैं आप तो क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया तो इस प्रकार से आप यस करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो डिसेबिलिटी है यानी दिव्यांगता का प्रकार है, तो किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी है, लोकोमोटरी या दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित, आपके पास जो भी इनमें से इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, आपका कितना परसेंट है, 40% या इससे अधिक है। इसका देखिए जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर है वो अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, किस दिनांक को जारी हुआ वो फिल करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की भूतल स्थित कक्षा में बैठने की आवश्यकता है, तो आपको यहाँ पर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं है, दिव्यांग नहीं है, तो नो पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपको ये ऑप्शन ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो यहाँ पर देखिए अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि किए गए हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में कभी आपको डेबर किया गया है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, आपकी कोई क्रिमिनल केस है चल रहा है, तो यस करेंगे, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेवक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर यहाँ से क्लिक आप कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी आप डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे। और यदि आप यस करते हैं तो आपका जो एनओसी है अपने अभ्यर्थी ने नियोक्ता को अधिकारी को सूचित किया है, नहीं किया है, तो आपको यस नो में जानकारी देनी होगी। और यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं करती तो आपको नो पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर नो पर क्लिक करती है तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर आप यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका रोजगार पंजीयन। अब चूंकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो रोजगार पंजीयन की आवश्यकता ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम नो करके ही दिखा देते हैं। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं यहाँ पर अब एक बार देखिए यहाँ पर, तो जैसे हमने यहाँ पर नो पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखते हैं रोजगार पंजीयन दिखता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई रोजगार पंजीयन अदर स्टेट के अभ्यर्थी के लिए जरूरी ही नहीं है, तो आपके लिए तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए पहले। आपके यहाँ पर कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से आपकी कैटेगरी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यदि आपके पास रोजगार पंजीयन अभी आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम नो पर टिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे एमपीपीएससी के द्वारा, एमपीपीएससी के लिए सिलेक्शन के बाद, तो उस टाइम फिर आपको रोजगार पंजीयन भी आपको सेंड करना होगा। तो बाद में फिर आपको समस्या रहेगी, आपको टेंशन रहेगा कि आपका इंटरव्यू में, तो आप कोशिश कीजिए कि अभी आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। रोजगार पंजीयन करने के बाद एस पर क्लिक करके आप अपना पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। किस जिले से आपने पंजीयन किया वो जिला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप अपने अनुसार। और आपका जो जारी होने की दिनांक आपने रोजगार पंजीयन है वो किस दिनांक को किया वो फिल करेंगे। अब बात आती है रोजगार पंजीयन की, कैसे आपको रोजगार पंजीयन करना है। तो इसके पहले हमने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है रोजगार पंजीयन का, जिसमें हाल ही में आपकी जो एमपीईएसबी के द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसके लिए हमने आपको प्रोसेस बताई थी रोजगार पंजीयन की। तो चाहे एमपीपीएससी हो या एमपीईएसबी हो, कोई भी हो, रोजगार पंजीयन आपका सेम पोर्टल से होता है। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर आप अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन को फिल करने के बाद आपको नीचे को यहाँ पर चले जाना है।
तो यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यदि जैसे यस करते हैं तो नियुक्ति की तिथि फिल करेंगे और सेवानिवृत्ति की तिथि फिल करेंगे। आपका टोटल अनुभव ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। और यदि नहीं है आप तो नो पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतरजातीय विवाह योजना यानी इंटर कास्ट मैरिज, इससे पुरस्कृत हैं आप? तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और चूंकि आपने यदि पहले ही अनमेरिड पर टिक किया है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको एस नो फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं? यदि हैं आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट है, आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण। तो पात्रता परीक्षा जिसमें पीएचडी, यहाँ पर पीएचडी डिग्री से चुनाव आप करें। यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा पीएचडी डिग्री में से चुनाव करें। तो आप यहाँ पर देखिए आपने नेट क्वालिफाई किया तो नेट सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, नेट आप क्वालिफाई है तो पर नेट यहाँ पर फिल करेंगे। आपने किस वजह से सिलेक्ट किया है यानी नेट क्वालिफाई किया है, जैसे हम जियोग्राफी का फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा देते तो डेमो के लिए यहाँ पर जियोग्राफी लिख देती है इस प्रकार से। और ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पर एमपी सेट भी आप क्वालिफाई हैं तो इस प्रकार से एमपी सेट का भी जानकारी दे सकती हैं यहाँ पर। तो देखिए आपका एमपी सेट भी आपने यहाँ पर सेट निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर अपना जो किस सब्जेक्ट से निकाले थे इस प्रकार से अपना जियोग्राफी यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक नोट करके बोला है कि जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट है का विवरण जो CSIR द्वारा अथवा उसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें UGC द्वारा यहाँ पर सत्यापित किया गया है और जो मध्य प्रदेश आयोजित यहाँ पर जो सेट द्वारा सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। आपने यदि सेट नकारा तो मध्य प्रदेश का जो सेट होता है वो आप क्वालिफाई होना चाहिए। यदि अदर स्टेट का आपके पास सेट है तो वो यहाँ पर आपको नहीं चलेगा। लेकिन आप नेट निकाले हुए हैं तो नेट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके अनुसार यहाँ पर फिल करना है। आपने यहाँ पर देखिए जैसे आपने नेट सेलेक्ट किया है यहाँ पर, या आप सिर्फ सेट अकेले पास हैं, हम नेट पास नहीं तो सेट को सेलेक्ट कीजिए। आप अपना बसा फिल करेंगे। उत्तीर्ण दिनांक तो आप किस डेट को पास हुए हैं वो, और आपका सेट का जो रोल नंबर वो फिल करेंगे। और मान लीजिए आप सेट पास नहीं है, हम नेट पास हैं तो सिर्फ नेट को यहाँ पर टिक करेंगे। आपका बसा फिल करेंगे, पासिंग ईयर फिल करेंगे, डेट फिल करेंगे और रोल नंबर फिल करेंगे। तो आपको ये ऊपर डिपेंड आप क्या पास हैं उनमें से है, तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपको सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है। तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पर आप इस प्रकार चाहें तो आप यहाँ पर 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप 10th लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से हाई स्कूल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रणाली, आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है। तो इनमें से आपका जो भी जैसे आपका ग्रेड या CGP सिस्टम है तो फिर आपको सिर्फ वैसा का नाम फिल करना होगा। पूर्णांक यानी ग्रांड टोटल, आपके प्राप्तांक यानी ऑप्टन मार्क, ये फिल आपको करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपको परसेंटेज फिल कर देना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो फिर इस प्रकार से अपने डिवीजन सिस्टम को फिल करेंगे। आपके अपने विषय के नाम फिल करना। आप चाहें तो 10th में जो भी सब्जेक्ट रहे सभी सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे। और कैसे फिल करना है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट आप लिखेंगे इस प्रकार से, एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट जब फिल करती है यहाँ पर तो आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको रिमूव करना, इसको एक बार स्पेस देना है। इस प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट आप यहाँ पर फिल करेंगे, फिर आपको स्पेस देना है और आपको तीसरा सब्जेक्ट फिल करेंगे। इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट आप फिल करेंगे। यदि कॉमा लगाएंगे तो आपका फॉर्म आगे रेड हो जाएगा, आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से सिंपल आप 10th में ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पूर्णांक कितने हैं वो अपना जो ग्रांड टोटल है वो अपना अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है, आपका प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो आपके जो भी प्राप्तांक है वो अपने अनुसार प्राप्तांक फिल करेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, किस डिवीजन से पास हैं वो अपना डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, जो भी आपका बोर्ड जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड भोपाल फिल करेंगे, या आपका CBSE बोर्ड है या आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर फिल करेंगे और आपका जो रोल नंबर 10th का वो रोल नंबर फिल आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपको इंटरमीडिएट या 12th या हायर सेकेंडरी की जानकारी। तो आपको 12th की जानकारी या हायर सेकेंडरी की जानकारी फिल करनी है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो हायर सेकेंडरी आप स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करते जाइए। यहाँ पर इस हायर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे आप। तो इससे हम आपका ग्रेड या CGP सिस्टम वो सेलेक्ट करेंगे। अब 12th की जो सब्जेक्ट रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट फिल करेंगे। जैसे हम आपको दिखा दें डेमो, जैसे मान लीजिए हिंदी रहा हमारा फॉर एग्जाम्पल के लिए, स्पेस इंग्लिश आपका, स्पेस आपका जैसे हिस्ट्री रहा, स्पेस जियोग्राफी रहा आपका मान लीजिए इस प्रकार से, स्पेस और आपका और अदर कोई जो भी आपका सब्जेक्ट रहा जैसे आपका मान लीजिए इकोनॉमिक्स ही रहा। तो इस प्रकार से हमने 12th की सब्जेक्ट फिल करेंगे। आपके पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, इस प्रकार से आपके बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और आपका रोल नंबर, इतनी जानकारी यहाँ पर आप 12th की फिल करेंगे। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। तो आपने जैसे BA किया है तो इस प्रकार से अपना BA फिल करेंगे। आपका सिस्टम क्या था, ग्रेड या CGP सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था।
तो जो भी था इस प्रकार से अपने अनुसार फिल करेंगे। जैसे ग्रेड है CGP सिस्टम था तो फिल करेंगे। अब आपके जो BA है उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, कॉमा नहीं, आपको कॉमा नहीं लगाना है, पॉलिटिक्स आपका और जियोग्राफी आपका जो भी रहा इस प्रकार से फिल करेंगे। आपको अपना डायरेक्ट यदि आप इस प्रकार से CGP सिस्टम है तो अपना डायरेक्ट अपना परसेंटेज है जो अपना परसेंटेज को इस प्रकार से फिल कर देंगे। किस डिवीजन से पास हुई वो अपना डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, इस वाले ऑप्शन अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। आपका पासिंग ईयर और आपका जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर वो फिल आप यहाँ से कर देंगे। नेक्स्ट आपका स्नातकोत्तर, तो आपको यहाँ पर अपना MA फिल करना है इस प्रकार से। आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक ज्योग्राफी आ जाएगा, चूँकि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आपका ग्रेड है CGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, तो जो भी अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट परसेंटेज है आप अपने परसेंटेज को यहाँ पर अपना अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। और यदि आपका ग्रेड है CGP सिस्टम के बदले आपका डिवीजन है तो आपका वही टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क और परसेंटेज कैलकुलेट करके फिल करेंगे। किस डिवीजन से पास है फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। आप अपने यहाँ पर बोर्ड का नाम मतलब आपका यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे यहाँ पर, और आपका रोल नंबर और पासिंग ईयर यहाँ पर इस सभी को फिल आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रेड या CGP के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित जानकारी, तो इसको यहाँ पर आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे। अब बात आती है एग्जाम सेंटर की, तो इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो आप अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर जो भी आपका नज़दीकी है, सेकंड एग्जाम सेंटर, इस प्रकार से थर्ड एग्जाम सेंटर और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर को आप सिलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है बैंक विवरण की जानकारी, तो बैंक अकाउंट की जानकारी स्वयं ही फिल करनी है, किसी अदर पर्सन फैमिली मेम्बर इसकी जानकारी फिल नहीं करनी है, देख सकते हैं वहाँ की। तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपना बैंक फिल करेंगे। जैसे इस प्रकार से आपका बैंक है, इस प्रकार से अपने बैंक का नाम फिल करेंगे। आपका बैंक कुछ भी हो सकता है। अब आपका जो IFSC कोड है तो आपके जो बैंक की पासबुक है उसके जो फ्रंट पेज है सामने वाला उस पर लिखा मिल जाएगा, तो IFSC कोड फिल कीजिए। शाखा का नाम, ब्रांच का नाम फिल करेंगे। शाखा कोड ये भी आपको पासबुक का लिखा मिल जाएगा, ब्रांच कोड फिल कर देंगे। यहाँ पर खाता धारक का नाम, अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, तो जैसे आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। ध्यान से देखिए नहीं तो आपको आगे समस्या आएगी, आपका अकाउंट आपका सबमिट नहीं होगा। इस प्रकार से अपना नाम फिल किया। यदि आपने यहाँ पर कोई बाई चांस आपका स्पेस आ जाता है इस प्रकार का, तो आपको स्पेस को रिमूव कर देना है। इस प्रकार से यदि आपको जैसे यहाँ पर आगे भी कोई स्पेस आ जाता है तो इसको भी रिमूव कर देना, नहीं तो आपको बाद में एक एरर आएगा कि कृपया खाताधारक का नाम दर्ज करें। इस प्रकार के एरर आएगा तो ये आपका एरर फिर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको स्पेस देख लेना है। यहाँ पर अपनी अकाउंट नंबर, यहाँ पर अपना खाता संख्या फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी बैंक की पासबुक है जो उसको कोई JPG फॉर्मेट में 200 KB तक आपको आगे अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पर अपलोड करने में समस्या आएगी, तो आगे इसके हम डायमेंशन दिखाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहिए अभी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता यानी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फिल करना है। तो आप अपना राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से अपना स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपना जिला को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पूरा एड्रेस इसी लाइन में फिल करना है, आपका गली, मोहल्ला, कॉलोनी, स्ट्रीट, अपार्टमेंट सब कुछ इसमें फिल करना है। आपका जो एरिया का पिन कोड वो फिल कीजिए। लैंडमार्क जैसे कोई विशेष पहचान चिन्ह है तो वो फिल करेंगे, नहीं तो आपका नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पर नो मार्क्स एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो स्थायी पता है यानी परमानेंट एड्रेस है, तो यदि आपका वर्तमान पता है ऊपर वाला और आपका ये स्थायी पता दोनों सेम है, सेम जगह पर रह रहे हैं, तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो दोनों कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इनकी फिर आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट अभ्यर्थी की फ़ोटो, तो फोटो आपको JPG फॉर्मेट में और SOC AV तक अपलोड कर सकते हैं। और इसको कैसे रिसर्च करना है तो वो समझ लीजिए। यदि आपका अपलोड डायरेक्ट हो जाता है तो अपलोड कर देंगे, अच्छी बात है। यदि जिसका सिग्नेचर है फोटो अपलोड नहीं होती है तो उनके लिए क्या करना है वो आप समझ लीजिए। अब आपको फोटो, सिग्नेचर और पासबुक एड्रेस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। डायमेंशन आपको हम दिखा देते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये डायमेंशन को ट्राई कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोटो का इतना रखिए और साइज फोटो की आप 80 से 90 KB के आसपास रखिए। इस प्रकार से सिग्नेचर को रखिए और अपना जो यहाँ पर है डॉक्यूमेंट इसकी भी साइज यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब इसको आप कैसे रिसर्च करेंगे तो चलिए वो प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि ऑनलाइन बहुत सारे टूल उपलब्ध है, आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं इमेज रिसर्च के लिए। तो आप चाहें तो इस टूल का यूज कर सकते हैं जो allmultitool.com है, या आप किसी भी आप रिसर्च या टूल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी का प्रोसेस सेम रहता है। तो जैसे आप इसी टूल का यूज करते हैं मान लीजिए, तो आप इस प्रकार से आएंगे, आपको जो फ्री इमेज रिसर्च टूल दिख रहा है और यहाँ पर देखिए आपको इमेज रिसर्च टूल दिख रहा है। इसी इमेज रिसर्च टूल पर आपको यहाँ पर क्लिक आप करेंगे आप इमेज रिसर्च के लिए, तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको अपनी सबसे पहले गैलरी से अपनी फोटो को या इमेज को या सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से आगे तो यहाँ पर आपको बेथ है, आपको जो आपको डायमेंशन है 591, 591 और यहाँ पर 236 आप फिल करेंगे। यदि कुछ और यहाँ पर है तो उसको रिमूव करके आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको पिक्सल रखना, DPI में आपको 300 रख देना, इस प्रकार से 300 कर दीजिए। यहाँ पर साइज में 100 KB तक अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर लगभग 90 KB के आसपास कीजिए, जिससे आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी रहेगी और ब्लर नहीं होगी। यहाँ पर आपको फॉर्मेट आपको JPG या JPEG करना है और रिसाइज पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो कुछ ही सेकंड में आपको यहाँ पर इमेज देखिए रिसाइज हो चुकी है। डाउनलोड इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपकी डायरेक्ट अपलोड नहीं होगी, आपको वीडियो को सेव नहीं करना है।
इसी प्रकार से आप यहाँ पर डिलीट या रीसेट पर क्लिक करके आप अपनी फोटो को यहाँ पर रिसाइज कर लेंगे। इसी प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके यहाँ पर रिसाइज आप कर लेंगे। डायमेंशन आप यहाँ पर एक बार और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो आपको दिया है ये वाली आगे यहाँ पर जो आगे वाली वैल्यू दी है ये आपकी विड्थ है यानी चौड़ाई है, और पीछे वाली आपकी हाइट दी गई है। तो इसको इस प्रकार से रिसाइज कर लेंगे आप। अब जैसे आप सिग्नेचर को, फोटो को, पासवर्ड को रिसर्च करते हैं तो अब आपको फाइल का नाम भी चेंज करना होगा, तभी आपकी फोटो अपलोड होगी। तो इस प्रकार से आएंगी तो यहाँ पर जी रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस रीनेम पर क्लिक करके आप सिंपल चाहें तो सिग्नेचर लिख सकती हैं। इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए। आपको जितना स्पेस सभी को आपको रिमूव करना है, यहाँ पर ओके पर आप क्लिक करके इसको आप सेव कर लीजिए। इसी प्रकार से फोटो और पासवर्ड को आप कर लेंगे और यहाँ पर अपना जो चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। इस चेकबॉक्स को आप टिक करेंगे। इसी प्रकार से आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, और मोबाइल नंबर सही फिल करना है, नहीं तो बाद में फॉर्म आपका एडिट नहीं होगा। इसके तक जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो फिल करेंगे यहाँ पर। इसके तक जो टर्म एंड कंडीशन दिया है इसको आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो जैसा आपको सिग्नेचर भी आपने रिसर्च किया वो सिग्नेचर को यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका फाइल का जो भी आपने नाम फिल किया है इस प्रकार से फाइल का नाम फिल कर देंगे, और उसके सामने जो चेकबॉक्स दिया इस चेकबॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर देंगे, और इसके सामने देखिए आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक कराने से पहले पूरे फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, और खासकर आपका फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इसमें आपको यदि एक बार फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो किसी भी हालत में बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि फॉर्म में आपको कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको, खासकर नाम में मिस्टेक हो जाती है तो आपको फीस को पे नहीं करना है। अब दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए, तब जाके फीस को पे कीजिए। यदि अदर डिटेल में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, लेकिन आपके फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में एडिट आप नहीं कर पाएंगे। इसके तब कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक आप कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक पॉपअप दिखेगा जिसमें आपका नाम रहेगा, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस प्रकार से रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बाकी सब भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम में त्रुटिशुदा नहीं होगा आपका सब कुछ। यदि यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए। आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा, आपको फीस प्राप्त नहीं है। आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना फीस को पे करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको फीस पे करने के लिए आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको फीस दिखेगी। जैसे यूआर से अप्लाई करती है तो 500 रुपये, 40 रुपये पोर्टल चार्ज, तो इस प्रकार से 540 दिखेंगे। यदि आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो 250 प्लस 40 290 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड रहेगा किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको अमाउंट दिखेगा, आपको पे करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आपको यूपीआई से करना है तो यूपीआई वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस यूपीआई पर क्लिक करके अपने यहाँ पर फोन पे, जीपे, पेटीएम से पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिखेगी। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपका फोन में यदि डायरेक्ट फोन पे, जीपे, पेटीएम ऐप से इंस्टॉल है तो उसको पे कर सकती हैं, या सेकंड वाला ऑप्शन है क्यूआर कोड। तो जैसे क्यूआर कोड से करना तो क्यूआर कोड पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार का आपको क्यूआर कोड दिखेगा। सो क्यूआर कोड पर क्लिक करके आप फोन पे, जीपे, पेटीएम किसी माध्यम से इसको स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे कर सकते हैं। और पे करने का देखो पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना, आपका ऑटोमेटिक फॉर्म ऐसे सबमिट आपका हो जाएगा। और मान लीजिए यदि वहाँ से आप फीस पे नहीं कर पाते हैं तो आपको फॉर्म में देखेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आएंगे होम पेज पर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके फॉर्म को फीस पे कर सकते हैं। और यदि अपने फीस को पे कर दिया, आप फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट रिसिप्ट चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप अपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ फिल करके कैप्चा फिल करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। और फीस पे करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल है और ईमेल पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। और बाकी आप एप्लीकेशन नंबर नहीं नोट कर पाए हैं तो यदि आपने फीस पे नहीं किया है तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। आपने इसी फीस पे कर दिया है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल भर करके एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ से आप सेलेक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2026 आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेंगे डिटेल भर करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। उसको यूज करके अपना फॉर्म को प्रिंट आप ले सकते हैं। तो ये कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप इस वीडियो को देखकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाए होंगे। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बाकी फिर भी आपको कोई समस्या आ रही तो कमेंट करके आप जाकर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इस हेल्पलाइन नंबर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई ज़्यादा समस्या को आती है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।